बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 2009 का पेपर सॉल्व करने जा रही हूँ। ये ऐसा है कि 2008 था ना, उसके बहुत सारे पार्ट थे। एक पहला वाला तीसरा मैंने कर लिया है, दूसरा जो है वो सेम है, और जो पहला पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं करूँगी। फ़िलहाल आज हम 2009 का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सेल वॉल ऑफ अ बैक्टीरिया इज़ मेड अप ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, हमें बताना है कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो इन चीज़ों से बना है सिवाय एक के, तो वो ऑप्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो बना है पेप्टिडोग्लाइकेन से। किस चीज़ से? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडो मतलब अमाइनो एसिड्स, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट, और इसी को हम यूरिन भी बोलते हैं और इसी को हम म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड से तो बना है इस बैक्टीरिया का सेल वॉल। चाइटिन जो है वो पंजाई के सेल वॉल में होता है। पॉलीसेक्राइड भी है बैक्टीरिया के सेल वॉल में, और जो सेलुलोज है ये भी प्लांट के यानी प्लांट का सेल वॉल किससे बना है? सेलुलोज से। फंजाई का चाइटिन से, और बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन से। तो हमसे बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल इनमें से कौन से एक से नहीं बना, तो ये तो ऑप्शन दोनों आ रहे हैं, चाइटिन एंड सेलुलोज दोनों आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या रखा हुआ है? इन्होंने सेलुलोज रखा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज चाइटिन भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2, रिगार्डिंग अ लीफ, द लीफ एक्साइल इज द एंगल बिटवीन द स्टिप्यूल एंड स्टेम, द लीफ एपिक्स इज द पार्ट बाय विच द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। ओके, अ कंपाउंड लीफ, इट इज ओके, अ कंपाउंड जो लीफ होता है हैज़ अ डिवाइडेड लेमिना। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया, अब मैं आपको इसके बारे में मैंने जो लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये ऑप्शन देख लीजिए कि प्रोटोनेफ्रिडिया आर मेड अप ऑफ फ्लैम सेल्स बाथ इन टिश्यू। ओके, अब हम आते हैं पॉइंट पर। आपका जो फाइलम है ना, फाइलम पोरीफेरा, जिसे हम स्पंज वाला फाइलम भी बोलते हैं, नाइडेरियन, ठीक है, प्लेटाई हेलमिंथिस, एसाई हेलमिंथिस एंड एनेलिडा। अब इनके जो एक्सक्रीशन है ना, पहले दो के पोरीफेरा और नाइडेरिया के, इनके जो एक्सक्रीशन है ना वो डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन जो प्लेटाई हेलमिंथिस है, एसाइल हेलमिंथिस और एनेलिडा है, इनमें से जो ऊपर के दो है ना, फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स, इनका जो एक्सक्रीशन का जो ऑर्गन है वो प्रोटोनेफ्रिडिया है, और एनेलिडा का नेफ्रिडिया है। ठीक है, क्लियर? इतना तो आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन और आसान हो जाएंगे। मैंने क्या कहा कि जो पोरीफेरा है और नाइडेरिया है, इनकी एक्सक्रीशन जो है डिफ्यूजन के थ्रू होती है, और जो बाकी के दो है उनके जो एक्सक्रीशन का ऑर्गन है वो प्रोटोनेफ्रिडिया है, और एनेलिडा का नेफ्रिडिया है। ठीक है, तो अब प्रोटोनेफ्रिडिया है क्या? प्रोटोनेफ्रिडिया इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और मेड अप ऑफ फ्लैम सेल्स। फ्लैम सेल्स यानी इस तरह सीलिया की तरह मूव करते हैं, एंड बाथ इन टिश्यू फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड। अब आपको मैं बताती हूँ सेलुलोज क्या है। सेलुलोज सबको पता होना चाहिए। सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड, और जिससे प्लांट का सेल वॉल भी बना है। ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन भी आपको पता है पॉलीसेक्राइड ही है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? ये जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये लिवर में जाकर, तो ग्लूकोज लिवर में जाकर ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ग्लूकोज जब लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो यही ग्लूकोज जब लिवर में जाता है तो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दोनों चीज़ें क्या है? पॉलीसेक्राइड्स हैं। कोलेजिन, कोलेजिन क्या है भाई? कोलेजिन प्रोटीन्स है। ठीक है, कोलेजिन भी यानी आपके प्रोटीन से बना है, आपके अमाइनो एसिड से बना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड, तो हम भाई कोलेजिन की तरफ जाएंगे, क्योंकि कोलेजिन किससे बना है? अमाइनो एसिड से। अब आते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। ठीक है, अब जो विटामिन सी है वो आपके अमाइनो एसिड से नहीं बनता, इसमें भी अब अमाइनो एसिड इंक्लूड होते हैं, इनमें ग्रुप्स, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, इसी तरह सारे जो विटामिन है वो भी कार्बोक्सिल ग्रुप से बनते हैं। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन कोलेजन है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस आर चियाज़्माता फॉर्म्ड। ओके, प्रोफेज 1 में बनता है। वाई इज विटामिन B1 thiamine is important in the human diet। अच्छा, इट एक्ट एज कोएंजाइम। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपने ना, आप इंजाइम्स, अभी मैं आपको इंशाल्लाह अगर इस यहाँ पर शायद इंजाइम्स आएंगे तो मैं आपको, वो शायद 2008 के पेपर में, वो मैंने बहुत अच्छे लिखे हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि जो विटामिन है ना, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, ये सारे एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम। अब आपको नहीं पता कोएंजाइम क्या करते हैं, मैं आपको जब इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरी 2008 की है और वो कोएंजाइम पर ही है, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इतना याद रखना है कि सारे विटामिन अटैक्स कोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में क्या चीज़ सब में कॉमन है, सब न्यूरॉन्स में, यानी ये चीज़ कॉमन है। अ सेल बॉडी विच कंटेन अ न्यूक्लियस, ये सब में कॉमन है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस अब मैं आपको बताती हूँ। बाकी ऑप्शन, अ थिक माइलिन शीथ, ये गलत हो गया, ये हीथ नहीं है, ये शीथ है। देखो थिक माइलिन शीथ, कुछ न्यूरॉन में थिन होती है, किसी में माइलिन शीथ होती ही नहीं है, किसी में होती है, तो ये कॉमन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ नोड्स ऑफ रेनवियर, प्रेजेंस ऑफ नोड्स ऑफ रेनवियर, ये भी कॉमन नहीं है, ये किसी न्यूरॉन्स में होते हैं और किसी न्यूरॉन्स में नहीं होते। अ सेवरल लॉन्ग एक्सोन्स, नहीं, किसी में बहुत ज़्यादा एक्सोन्स होते तो किसी में सिर्फ एक एक्सोन होता है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोन हम उसे यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडोपोलर, ठीक है, और मल्टीपोलर बोलते हैं। तो एक्सोन भी सेवरल कॉमन नहीं है, किसी में एक होगा तो किसी में बहुत सारे, किसी में सिर्फ 2 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कमिंग इन रूट इज कंट्रोल्ड बाय एंडोडर्मिस। कल ही मैंने, अगर आपने कल 2019 और 20 का पार्ट 2 देखा हो, तो मैंने आपको वाटर अपटेक बताया था बाय रूट्स, तो वो इसका जो आखिरी साइकिल जो स्टॉप था वो एंडोडर्मिस था, ठीक है, तो वहाँ पर ये कंट्रोल हो जाता है। 9, इन एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन अकर एट एम्ब्रियो सैक। जिस तरह के ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन आपको पता है फेलोपियन ट्यूब में होती है, इस तरह एंजियोस्पर्म, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अकर्स एट एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन नंबर 10, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट डजंट सिक्रीट एनी एंजाइम इज ईसोफेगस, ठीक है, ये और शायद इनसे गलत होगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई चीज़ ना तो सिक्रीट होती है ना ही डाइजेशन होती है, ये डाइजेशन का ऐसा पार्ट है कि जहाँ पर डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द एवरेज एडल्ट इज़ 5 लीटर, इट इज़ वेरी कॉमन, हर मेडिकल स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। द एक्सप्रेशन बायो इकोलॉजिकल निच इज डिफाइन एज ऑप्शन डी, द रोल दैट एन ऑर्गेनिज्म प्ले इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। एक इकोलॉजिकल निच क्या है कि भाई एक और जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे इकोसिस्टम में वो कौन सा वो रोल जो प्ले करते हैं, बस उसी को हम इकोलॉजिकल निच बोलते हैं। विटामिन डी डिफिशिएंसी कॉजेज, अब थोड़ा ध्यान से, विटामिन डी की डिफिशिएंसी से क्या होता है, ऑस्टियोमेलाइका इन चिल्ड्रन, गलत। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, सही है। रिकेट्स इन एडल्ट, गलत। ये दोनों ना एक दूसरे के उलट है, ऑस्टियोमेलाइका होता है एडल्ट्स में, रिकेट्स होती है चिल्ड्रन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई है उसमें मैंने बताए भी थे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स, ये भी इसका एक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, फादर हैज़ डार्क आइज एंड द मदर हैज़ ब्लू। क्लियर हो गया, फादर की क्या कैसी आंखें, काली, मदर की ब्लू। द पॉसिबिलिटी ऑफ द कलर ऑफ आइज ऑफ द ऑफस्प्रिंग, तो ऑफस्प्रिंग में कौन सा कलर आ सकता है। अब आपको पता है ना कि फादर के पास डार्क आइज है, डार्क आइज मतलब डोमिनेंट। अब हमें डोमिनेंट तो है लेकिन हमें नहीं पता कि उसका जीनोटाइप क्या है। इसका जीनोटाइप भी, यानी फॉर एग्जांपल उसका जीनोटाइप भी डोमिनेंट है या ये वाला जीनोटाइप है कि जिसमें ब्लू कलर का भी वो आया है जीन। मदर का हमें पक्का है, मदर का क्या है, रिसेसिव ही है, क्योंकि जो रिसेसिव जीन होता है वो एक्सप्रेस ही तब होता है जब उसके पास दोनों जीन्स रिसेसिव वाले हो। लेकिन डोमिनेंट का मसला होता है, डोमिनेंट तब भी इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस होता है और इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस होता है। तो हमें नहीं पता कि जो उसका ऑफस्प्रिंग है उसमें ब्लू और ब्राउन दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये लोग फादर का जीनोटाइप बता देते तो फिर हम आपको बता देते कि हाँ भाई ये वाला, अगर फादर का जीनोटाइप सिर्फ ये होता डोमिनेंट तो फिर हम कहते कि नहीं, अब जो बच्चा होगा उसमें ब्लैक कलर ही आएगा, ठीक है, सॉरी डार्क आइज ही आएंगी, वो ब्लू ब्राउन हो के ब्लैक हो, वो डार्क आइज ही आएंगी। लेकिन अब हमें नहीं पता कि, और अगर ये वाला जीनोटाइप है तो फिर दोनों आ सकती है, डार्क भी और ब्लू भी। तो हमें फादर के जीन्स का हमें नहीं बताया, इसलिए हम बोलेंगे ब्लू और ब्राउन दोनों आ सकती हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द सैंपल ऑफ एक्सेल एयर? 16%। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको याद होने चाहिए।
एवरेज डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज 10 माइक्रोमीटर। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बंदे को बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो बायो समझना पड़ता है, फिर उसको याद करना पड़ता है, और इतनी चीज़ें याद नहीं रहती जितनी ये लोग अंदर अंदर घुस घुस के सवाल पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अ राइज इन एड्रेनालाइन कॉन्सेंट्रेशन कॉजेज। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। एड्रेनालाइन हार्मोन मतलब एपिनेफ्रीन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक एड्रिनल ग्लैंड है। क्या है? एक एड्रिनल ग्लैंड है। कहाँ पर होता है? लाइज अबव ईच किडनी। हमारे बॉडी में 2 किडनी है, उन दोनों किडनीज पर एड्रिनल ग्लैंड है। अब उस एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं। उस ग्लैंड की अब बात करियो, किडनी की नहीं। ये वाला ग्लैंड किडनी पर है। इस ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स में हम नहीं जाएंगे, मेड्यूला में जाएंगे। मेड्यूला जो है वो सीक्रेट करता है 2 हार्मोन्स, एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन मतलब का दूसरा नाम क्या है? एड्रेनालाइन का एपिनेफ्रीन। नॉर एड्रेनालाइन का दूसरा नाम क्या है? नॉर एपिनेफ्रीन। अच्छा, अब वी गिव एपिनेफ्रीन इन कार्डियक अरेस्ट, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड एक्यूट अस्थमा। ठीक है, हम इन 3 चीज़ों में एपिनेफ्रीन देते हैं, जब कार्डियक अरेस्ट होता है, जब एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, और जब एक्यूट अस्थमा अटैक होता है। अब मैं आपको पहले शॉक के बारे में बताती हूँ कि व्हाट इज़ शॉक। शॉक जो है ना, ये जो मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताती रहती हूँ ना इस वीडियो के दौरान, प्लीज़ इसे याद कर लिया करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे MBBS के फील्ड में फर्स्ट ईयर होता है ना आपका, जब आप आते हैं, तो जब फर्स्ट ईयर जैसे ही स्टार्ट होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, भाई कि आपने तो ये 12 में पढ़ा है, या तो आपने इंटर में पढ़ा है, और हम सब भूल जाते हैं। ओके, शॉक क्या है? बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ ब्लड। शॉक का मतलब क्या है? कि बॉडी को इनफ ब्लड नहीं मिल रहा। ठीक है, शॉक का मतलब क्या है? कि आपके बॉडी को इनफ ब्लड नहीं मिल रहा। अब ब्लड क्यों नहीं मिल रहा? ब्लड फ्लो काफ़ी इज़ नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो, काफ़ी जो हमें जो ब्लड फ्लो चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो भाई क्यों नहीं मिल रहा? वजह क्या है? इट मीन्स सेल्स डू नॉट गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सेल के पास जो है वो ऑक्सीजन नहीं आ रहा। अब आपको खुद पता है कि ब्लड फ्लो जब करता है तो ब्लड, अच्छा मुझे ये एक बात ज़रा ये बताओ कि ब्लड फ्लो क्यों करता है हमारी बॉडी में? अल्लाह ताला ने क्यों सर्कुलेशन का निज़ाम रखा है? कि कोई वजह होगी ना सर्कुलेशन की, भाई क्यों सर्कुलेशन हो रही है? सर्कुलेशन का वजह ये है, हमारी अल्लाह ताला ने ये वजह रखी है सर्कुलेशन में कि जब ब्लड सर्कुलेट करता है ना, तो वो गुजरता है हमारे आर्टरीज़ और वीन्स से। आर्टरीज़ और वीन्स के नीचे है टिश्यूज़, और टिश्यूज़ किस चीज़ से बना है? सेल से बना है। ठीक है, ये आपके हो गए टिश्यूज़। ठीक है, और इस टिश्यूज़ के अंदर क्या है? सेल। अब जब आर्टरीज़ और वीन्स से हमारा खून गुजरता है, तो ये आर्टरीज़ और ये कैपिलरी बड होता है, और ये वीन्स होती हैं। ठीक है, ये वीन्स, ये आर्टरीज़ और ये कैपिलरी बड। ठीक है, कैपिलरी बेड। क्लियर? अब जब ये फ्लो करता है ना, तो आर्टरीज़ में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जब कैपिलरीज़ में जाता है तो कैपिलरीज़ में ये आ जाता है टिश्यूज़ में, सारा ब्लड आ जाता है। ये जो टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेसेस है ना, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो टिश्यूज़ के बीच में स्पेस होता है, ये टिश्यूज़ कहाँ पर थे? कैपिलरी बेड के नीचे। इंटरस्टिशियल स्पेस हम किसे बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, इन टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस होता है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ब्लड यहाँ से गुजरता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने का मतलब है कि वो टिश्यूज़ में जाता है, और टिश्यूज़ में क्या है? सेल्स। तो टिश्यूज़ क्या ले लेते हैं? उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं जो टिश्यूज़ और सेल्स को चाहिए। ठीक है, सब कुछ लेकर वापस जो ब्लड है वो वापस वीन्स में चला जाता है। ठीक है, आर्टरीज थ्रू कैपिलरी बेड आया, और अब वीन्स में चला जाएगा। और वीन्स में कौन सा चला जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपने कभी खुद से पूछा कि वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाता है, आर्टरीज में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, तो वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों जा रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना, वो कहाँ पर चला जाता है? टिश्यूज़ में चला जाता है, और टिश्यूज़ में क्या है? सेल। अब ज़रा ये बताओ कि टिश्यूज़ में ये जो ऑक्सीजन चला जाता है, यानी टिश्यूज़ किस चीज़ से बने? सेल से। तो असल बात किसकी हो रही है? सेल की। तो ये जो सेल में ऑक्सीजन चला जाता है, ऑक्सीजन क्या करता सेल क्या करता है? ऑक्सीजन का सेल क्या करता है? ऑक्सीजन लेकर ATP बनाता है। ठीक है,
अब एटीपी सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं बनती, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज से एटीपी बनती है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज से एटीपी बनती है। तो सेल को ये दोनों चीज़ें चाहिए एटीपी बनाने के लिए। और एटीपी वो क्यों बना रहा है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एटीपी वो क्यों बना रहा है। सेल एटीपी इसलिए बना रहा है ताकि हमारे जो बॉडी में काम हो रहे हैं, जो फंक्शन हो रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जितने भी काम हो रहे हैं हमारे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ एटीपी हो रहे हैं। सही जा रही हूँ कि नहीं? तो भाई जब अब यहाँ पर आप देखो, अब आप शॉक पर आओ। अगर आपको ये समझ आ गए तो देन इट्स वेरी इजी टू गेट शॉक, ठीक है। शॉक क्या है? बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो। भाई ब्लड फ्लो इनफ नहीं आ रहा, जितना ब्लड फ्लो हमें चाहिए उतना नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे। अगर वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे यानी वो एटीपी नहीं बना रहा। अगर वो एटीपी नहीं बना रहा तो हमारा बॉडी फंक्शन नहीं करेगा। जब हमारा बॉडी फंक्शन नहीं करेगा तो वो शॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो एपिनेफ्रीन हम कब देते हैं? कार्डियक अरेस्ट में, एनाफाइलेक्टिक शॉक में, एक्यूट अस्थमा अटैक में। एनाफाइलेक्टिक शॉक अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही, आपको एमबीबीएस में बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। इट इज़ रिलेटेड टू द एलर्जी, ठीक है। एलर्जी से जब एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तब एलर्जी का जो यानी सीवियर कंडीशन है, सीवियर लेवल है, वो एनाफाइलेक्टिक शॉक है। अगर आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इट मीन्स अब आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सी लाइन, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। अच्छा, अ राइज इन एड्रेनालाइन कॉन्सेंट्रेशन कोजेज, जब एड्रेनालाइन यानी एपिनेफ्रीन में जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, वजह यानी यहाँ पर ना बहुत सारी वजह लिखी गई है। किसकी वजह लिखी गई है? एपिनेफ्रीन की राइज होने की। तो हमें बताना है कि भाई ये वाली जो वजह है ना, ये सही नहीं है, ये तुम लोगों ने गलत लिखी है। अच्छा, द लिवर टू चेंज मोर ग्लूकोज टू ग्लाइकोजिन, द लिवर टू चेंज मोर ग्लूकोज टू ग्लाइकोजिन, नहीं, ये तो कोई वजह नहीं है। लिवर का कोई काम नहीं है एपिनेफ्रीन के साथ, यही आपका ऑप्शन होगा। ये कोई वजह नहीं है। आगे चलो हम आगे देखते हैं खुद को समझने के लिए। इंक्रीज द रेट ऑफ रिस्पायरेशन, हाँ देखो, अब देखो इंक्रीज द रेट ऑफ रिस्पायरेशन, आपने क्या किया? आप रेट ऑफ रिस्पायरेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब आप खुद बताओ, पहले बंदे को अस्थमा हुआ, अस्थमा में क्या होता है? रेट ऑफ रिस्पायरेशन डिक्रीज होता है। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, रेट ऑफ रिस्पायरेशन, आपको फिर ये क्वेश्चन समझ आएगा। रेट ऑफ रिस्पायरेशन डिक्रीज हुआ, क्या हुआ? डिक्रीज। तो जब रेट ऑफ रिस्पायरेशन डिक्रीज हो गया, हमने क्या किया? हमने एपिनेफ्रीन दे दी। जब एपिनेफ्रीन दे दी तो एपिनेफ्रीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई बॉडी में। तो जब एपिनेफ्रीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई बॉडी में तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब आपको समझ आया सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? सवाल हमसे पूछ रहा है कि कौन क्या वजह हो सकती है एपिनेफ्रीन के ज़्यादा होने की। भाई एपिनेफ्रीन ज़्यादा है इसलिए तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन ज़्यादा हो गया, क्योंकि एपिनेफ्रीन हमने दिया ही इसलिए था क्योंकि रेट ऑफ रिस्पायरेशन डिक्रीज़ हो गया था। जब रेट ऑफ रिस्पायरेशन डिक्रीज़ हो गया था यानी अस्थमा, और अस्थमा में हम एपिनेफ्रीन देते, जब एपिनेफ्रीन दिया तो अल्टीमेटली आपके बॉडी में एपिनेफ्रीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, द मसल्स टू गो टेंस, मसल्स जो है, ये मैं इस पर क्यों लगा रही हूँ, मसल्स जो है वो टेंस हो गए, टेंस यानी कंस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। द हार्ट टू बीट फास्टर। अच्छा, अब आपने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई हम जो है एपिनेफ्रीन कार्डियक अरेस्ट में देते हैं। तो पहले क्या हुआ? पहले कार्डियक अरेस्ट हुआ, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट। अब मुझे खुद बताओ कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? हार्ट बीट स्लो हो जाता है, ठीक है। हार्ट बीट आपका हार्ट बीट स्लो हो जाता है जब आपको कार्डियक अरेस्ट होता है। अल्लाह ना करे, जब किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसका हार्ट बीट स्लो हो जाता है। अब हार्ट बीट स्लो हो गया और हमने पढ़ा था मेडिकल में कि भाई जब कार्डियक अरेस्ट होगा तो भाई एपिनेफ्रीन देनी है। एपिनेफ्रीन दे दी हमने, ठीक है। जब एपिनेफ्रीन दी तो एपिनेफ्रीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई बॉडी में, तो एपिनेफ्रीन ने क्या किया? हार्ट रेट को फास्ट कर दिया,
ठीक है, पहले स्लो था तो हमने एपिनेफ्रीन दी तो एपिनेफ्रीन ज़्यादा हो गई बॉडी में, तो एपिनेफ्रीन ने क्या किया, हार्ट रेट फास्ट कर दिया। तो अब खुद बताओ, हार्ट रेट जब अगर हम फॉर एग्जांपल मैं कोई बॉडी एग्जामिन कर रही हूँ और बॉडी का टेस्ट करवाया तो पता लगा कि एपिनेफ्रीन का लेवल ज़्यादा है। जब एपिनेफ्रीन का लेवल ज़्यादा तो मेरे पास ये वजह हो सकती है कि हाँ भाई रेट ऑफ रिस्पायरेशन भी इस बंदे की ज़्यादा है, तो हाँ एपिनेफ्रीन इसका ज़्यादा हो सकता है। इसका जो हार्ट बीट है वो फास्टर है, तो भाई सही है, इसका एपिनेफ्रीन ज़्यादा हो सकता है। द मसल्स टू गो टेंस, हाँ इसके मसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए, ठीक है, क्योंकि पता है एनाफाइलैक्टिक शॉक में क्या होता है, जब आपको एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक में आपके जो बॉडी मसल्स है ना वो आपके रिलैक्स हो जाते हैं, तो जब हम एपिनेफ्रीन देते हैं ना तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो मसल्स टू गो टेंस। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा जिस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको इन सब की रीजंस दे रही हूँ कि कॉजेज़ क्यों है एपिनेफ्रीन के राइज होने की, ये वजह क्यों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, रेटिना कंटेन्स कलर सेंसिटिव रिसेप्टर्स कॉल्ड कॉन्स। ये मैंने बहुत अच्छे समझाई है पीछे वीडियोस में। द ब्लूम इन विच मोस्ट ऑफ द अर्थ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इज बायोम ओशन। हाउ डज अ पैरामीशियम रिप्रोड्यूस सेक्शुअली? कंजुगेशन। द ब्लड टाइप नॉन एज यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पूछे सो इट्स ओ नेगेटिव। Question number 23. How is the Down syndrome inherited? Down syndrome inherited through mutations. Mutation हो जाती है. How do tall pea plants produce short pea plants? Okay, how do tall pea plants produce short pea plants? Segregation, sorry, independent assortment होगा इसका आंसर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होगा? ये टॉल पी प्लांट शॉर्ट पी, ओके, ये सेग्रीगेशन है, फर्स्ट लॉ है। अगर आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा हो मेंडल लॉ का, जिसे हम सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, और सेकंड लॉ को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मैंने एज ए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया है, आंसर इसका सेग्रीगेशन है। तो अब देखो, टॉल पी प्लांट प्रोड्यूस शॉर्ट पी प्लांट, कैसे? एक टॉल पी प्लांट कैसे शॉर्ट पी प्लांट प्रोड्यूस कर सकती है? वो ऐसे प्रोड्यूस कर सकती है कि अब टॉल पी प्लांट की वही कहानी है, हमें नहीं पता कि टॉल पी प्लांट के पास जो जीन्स है वो ये वाले कि ये वाले। अगर उसके पास ये वाले हैं तो उसके पास शॉर्ट टी वाला जीन है, तो फिर वो शॉर्ट पी प्लांट भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर उसका पार्टनर भी इसी तरह का है, उसके जीन्स भी हेट्रोजाइगस है, तो फिर दोनों जो है ये दोनों होंगे टॉल, लेकिन इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर सी, हमने सारे ऑप्शन देख लिए। क्वेश्चन नंबर सी है कि फॉलिकल पहले बनता है, फिर ओव्यूलेशन होती है, oocyte रिलीज होता है, फिर कॉर्पस ल्यूटम, फिर मेंस्ट्रुएशन। उस दिन भी मैंने समझाया था भाई कि फॉलिकल क्या है, ग्राफियन फॉलिकल आप बोलो, जो भी बोलो। ग्राफियन फॉलिकल वो मासेज है, सेल के मासेज है जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं oocyte को महफूज करने के लिए। ये क्या है? ये oocyte है, और ये क्या है? ये फॉलिकल है, जिसे ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, ठीक है। और यही कॉर्पस ल्यूटम बन जाता है। पहले तो ये फॉलिकल होता है, फिर क्या होता है कि ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन मतलब ये oocyte रिलीज़ हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो जब ये oocyte रिलीज़ हो जाता है तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है। और फिर जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो यही कॉर्पस ल्यूटम बाहर निकल आता है, ठीक है। इन द सॉइल अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइड्स बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड नाइट्रोसोम्स। इजी क्वेश्चन है ये, बस अगर आपको याद हो। इसे मुझे तो बहुत बुरे लगते थे ये क्वेश्चन। भाई अगर हम मेडिकल ले रहे हैं तो आप हमसे मेडिकल का पूछो, आप हमसे प्लांट्स का क्यों पूछ रहे हो? मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्लांट्स की फ़िक्र हो रही है तो कोई फ़िक्र नहीं है। जो क्वेश्चंस इस बुक में आ रहे हैं ना प्लांट्स के रिलेटेड, बस उसी को रिव्यू कर लीजिए, उसी को देख लीजिए। और फॉर एग्जांपल अब ये जो नाइट्रोजन का सवाल आया है कि भाई नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्राइड्स बाय अमोनिया इज़ कन्वर्टेड टू नाइट्राइड्स बाय विच बैक्टीरिया। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जाकर बुक में पूरा पढ़ लीजिए, बस इतना कीजिए प्लांट्स के लिए। यानी जो क्वेश्चन जिसमें आ रहे हैं उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं बस वो पढ़ लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 27, इन टर्नर सिंड्रोम द जीनोटाइप इज, ओके, जीनोटाइप इज। अब टर्नर सिंड्रोम जो है ये सिर्फ फीमेल में होता है, ठीक है, ये फीमेल में होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है।
एंड इट इज़ द मोनोसोमी ऑफ एक्स। अब आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोमल जो डिजीज़ होते हैं ना, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो दो तरीके से होते हैं, या तो मोनोसोमी होते हैं और या ट्राइसोमी होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरीके वाले होते हैं, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। ठीक है, मोनोसोमी यानी सब्ट्रैक्शन, यानी क्रोमोसोम सब्ट्रैक्ट होंगे। ट्राइसोमी यानी ऐड होंगे, या तो एक क्रोमोसोम, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम्स है 46, या तो इसमें एक ऐड हो जाएगा या तो इससे एक हट जाएगा। अगर एक हट जाएगा तो मोनोसोमी, अगर एक और बढ़ जाएगा तो ट्राइसोमी, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ट्राइसोमी। तो टर्नर सिंड्रोम, द जीनोटाइप इज मेल। भाई मेल में तो होता ही नहीं है, गलत भाई, मेल में तो होता ही नहीं है, ऊपर के दो ऑप्शन तो गए। फीमेल 47 क्रोमोसोम नहीं, नॉर्मल, ये तो नॉर्मल क्रोमोसोम्स है। सॉरी सर, ये नॉर्मल कहाँ से है, नॉर्मल नहीं है, इनमें एक इन्होंने डाला है। ठीक है, तो ट्राइसोमी तो है नहीं, ये मोनोसोमी है, तो 45। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन सिंपली बाय चांस। जेनेटिक ड्रिफ्ट की आपने ना डेफिनेशन याद कर ली है, द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, प्रोड्यूस गाल्प इज द फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। ये रहा। अच्छा, ये वाला ऑप्शन गलत है, रिलीज एनर्जी नहीं, ये रिस्पायरेशन में होता है। फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज नहीं करवाता। रिक्वायर्स NADH नहीं, फोटोसिंथेसिस को NADPH रिक्वायर है, ये ऑप्शन इसलिए गलत है। बिल्डअप मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म ग्लूकोज नहीं। प्रोड्यूस गाल्प, ठीक है, द फर्स्ट इंटरमीडिएट, ये सही है, स्टेबल इंटरमीडिएट। अबाउट द स्टमक, ये जो स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, और ये भी पहले ही आ गया था कि गॉबलेट सेल प्रोड्यूस म्यूकस। सो यहाँ पे 2009 का पेपर कंप्लीट होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट, लाइक इट, और प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियोस बन रही है, क्योंकि अपना भी पढ़ना होता है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।